Hello students, in today's lecture number 8 on the chapter motion, we shall discuss the equations of motion by graphical method. We shall derive equations of motion. Actually there are three equations of motion. First is the relation between velocity and time and written as v is equal to u plus at, and second equation of motion is a relation between position and time and written as s is equal to ut plus half at square, and third equation is an equation for position velocity relation and written as v square is equal to u square plus twice as. तो इन तीन इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे और ग्राफिकल मेथड से हमें डिराइव करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन को. तो ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने के लिए मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करता हूं. यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ये मान लीजिए हमारी y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है. ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन. ठीक है, मैं x एक्सिस पर टाइम लेता हूं. टाइम किसमें? सेकंड में. x एक्सिस पर टाइम लिया है सेकंड में और y एक्सिस पर वेलोसिटी ले लेते हैं. वेलोसिटी किसमें? मीटर पर सेकंड में. मीटर पर सेकंड में y एक्सिस पर वेलोसिटी लिया है और x एक्सिस पर टाइम लिया है. तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के लिए, ये मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूजिंग लेट वेलोसिटी टाइम ग्राफ for an object moves under uniform acceleration, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म है, ऐसे ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मोशन परफॉर्म की जा रही है उस ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम सब जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन आता है. ठीक है, यदि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हम मान लें कि उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है तो ग्राफ इस तरीके से आएगा. दिस वुड बी द ग्राफ. ठीक है, ये t इज इक्वल टू 0 टाइम है और t इज इक्वल टू 0 पर मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल u. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? स्मॉल u है. ठीक है, और यहाँ पहुंच जाता है ऑब्जेक्ट. मान लीजिए ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की ए पोजीशन पर. जब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और बाद में ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पर पहुंच जाता है. और जब बी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो समय जो होता है टाइम, मान लेता हूं जब ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन ए से बी पर पहुंच जाता है तो समय हो जाता है मान लीजिए t सेकेंड. t इज इक्वल टू t सेकेंड इज द टाइम. ठीक है, और इस जगह जो वेलोसिटी होगा t इज इक्वल टू t सेकेंड पर, ये वेलोसिटी हम इस एक्सिस पर ड्रॉ करके निकाल लेंगे. ये लाइन हमने ड्रॉ की. जब t इज इक्वल टू t समय है तो वेलोसिटी मान लेता हूं कितनी है? v है. कितनी है? स्मॉल v. ठीक है, देखिए ये स्मॉल u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड स्मॉल v इज द फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, ये स्मॉल u जो इनिशियल वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 0 टाइम पर है और ये जो स्मॉल v वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट a से b पर पहुंच जाता है तो b पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है और समय कितना है? t सेकेंड है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब देखिए ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का ये जो शेडेड पोर्शन है बेटा,
आप जानते हो कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया है, इसके अंडर जो एरिया आएगा, ये एरिया वेलोसिटी इनटू टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट, ये और वी कैन से स्पीड यदि ले रहे हैं तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये शेडेड पोर्शन मैं बना रहा हूँ। ये शेडेड पोर्शन इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हो गया। क्या हो गया? एरिया हो गया। ठीक है, अब इस शेडेड पोर्शन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट O मान लिया मैंने, ये पॉइंट O मान लिया। ठीक है, ये A है, ये B है, और इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लीजिए पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की। ठीक है, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ D। क्या नाम दे देता हूँ? D। तो अब देखिए, जो एरिया होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये दो स्ट्रक्चर के एरिया के सम के बराबर होगा। एक स्ट्रक्चर तो है BAD जो कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, और एक स्ट्रक्चर है ये रेक्टेंगुलर पोर्शन OADC, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है। अब इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो OA है, ये OA बराबर होगा CD के। क्लियर? OA किसके बराबर होगा? CD के। OA ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा, और यहां से यहां तक, यहां पर वेलोसिटी कितना है ऑब्जेक्ट का? U है A पर, तो ये OA किसके बराबर हो जाएगा? U के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, AD बराबर OC है। AD बराबर क्या है? ये जो डिस्टेंस है AD, ये बराबर है OC के। OC, AD बराबर OC, और ये OC है क्या? O से C तक, C पर जो टाइम है कितना हो जाता है? T। तो OC बराबर हो जाएगा स्मॉल t। जब OC स्मॉल t के बराबर है तो AD भी क्या हो जाएगा? स्मॉल t हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस BD की बात करते हैं। BD की बात करते हैं, तो BD निकालने के लिए देखिए, B से C का जो डिस्टेंस है, या फिर ये O माना मैंने, ये पॉइंट O माना और ये D माना है, तो जहां फाइनल वेलोसिटी है, इस पॉइंट को, इस जो फाइनल वेलोसिटी है इसको मैं E मान लेता हूं। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस OE बराबर होगा किसके? CV के। OE ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है, OE बराबर होगा CB के। क्लियर? OE बराबर CB के बराबर होगा, और OE किसके बराबर है? O पर तो 0 है, और यहाँ पर E पर क्या है? वेलोसिटी V है, यानी OE बराबर V के है, स्मॉल v के है। ये OE किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। जैसे कि OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? वेलोसिटी को, लेकिन OA इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और OE फाइनल वेलोसिटी को। जैसे हमने OA को बराबर रखा CD के, दोनों को बराबर लिखा U के, वैसे ही OE बराबर होगा CB के, और बराबर होंगे किसके? स्मॉल v के। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए VD मुझे चाहिए, BD यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो BD बराबर मैं क्या लिखूंगा? BC माइनस CD। भाई BD निकालना है तो मुझे BC में से CD माइनस कर दूं। ठीक है, और BC किसके बराबर है? B से C किसके बराबर है? ये BC या CV किसके बराबर है? V के बराबर। और CD, ये CD किसके बराबर था? U के बराबर। तो यानी VD के किसके बराबर आ गया? BD आ गया आपका ये V माइनस U के बराबर। एक इक्वेशन ये आ गई, और एक देखिए रिलेशन ये आ गया, OE इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू V, और एक रिलेशन ये आ गया, AD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू स्मॉल t, और एक ये आ गया, OA इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू स्मॉल u। ये सारी डिस्टेंसेज हमने यहाँ पर निकाल ली। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहाँ पर ये ग्राफ क्लियर है सबको। अब यहाँ तक यदि क्लियर है, तो अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एक्सिलरेशन है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, यूजिंग अब मैं पहली इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ। कौन सी इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ? इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मैं जो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ
इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसी को कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को क्या कहते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन होता है, इसलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। अब इसे निकालने के लिए यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो हमने ऊपर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये ड्रॉ किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यदि मैं यूज करूं, एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिटेन एज, क्या लिखा जाएगा? एक्सिलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सिलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही लिखा जाएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी कितना है? अब चेंज इन वेलोसिटी देखिए कितना है। पहले जब ऑब्जेक्ट ए पर था तो स्पीड कितना था, वेलोसिटी कितना था? स्मॉल यू। जब ऑब्जेक्ट अपनी फाइनल पोजीशन वी पर पहुंच गया तो वेलोसिटी कितना हो गया? वी। यानी वेलोसिटी में चेंज कहां से कहां आ रहा है? यू से वी आ रहा है, और वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी को लिखा जा सकता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, ये लिखा जाएगा। अब यहां से देखें कि फाइनल वेलोसिटी क्या है। अब फाइनल वेलोसिटी देखिए ग्राफ में v है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है या नहीं? यानी ये जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये vd रिप्रेजेंट कर रहा है। चेंज इन वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? vd रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहां मैं लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? vd, और टाइम क्या है? t, और vd को क्या लिखा आपने? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। vd आपने ऑलरेडी निकाल लिया, v माइनस यू, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी आ गया। अब यहां से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है, या फिर लिखूं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक है, और यहां से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख दूंगा। तो यही तो कहलाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यही क्या है? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन को शॉर्ट में ई क्यू रेज टू द पावर एन लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब देखिए ये वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन दे रहा है, इसलिए इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। समझ में आ गई बात? तो बड़ा आसान सा है, एक्सिलरेशन की डेफिनेशन का यूज करके हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां तक बात। चलिए अब हम बात करेंगे इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, पोजीशन टाइम रिलेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम, ये माइनस नहीं है, डैश है, पोजीशन टाइम ऐसे लिखते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन, या फिर कहेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, ये निकाल रहे हैं अब, और उसी ग्राफ का यूज करके निकाल लेंगे। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, तो ये देखिए ये ग्राफ है। इस ग्राफ में ये जो ओ ए बी डी सी ओ, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है जो मैंने शेडेड बनाया है, जिसको शेडेड किया है, ये वास्तव में क्या है? ट्रेपीजियम है। क्या है बेटा? ट्रेपीजियम है। यानी इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो डिस्टेंस यदि हम निकालें कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट,
तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बराबर होगा, ठीक है या नहीं। तो देखिए एज लिखिए, एज द एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, किसे रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट होगी, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन है ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABDCO, यही तो है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो लिख दो ट्रेपेजियम OABDCO, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम लिख देते हैं एस, मान लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट को एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABDCO ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये जो ट्रेपेजियम है बेसिकली दो स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है। ये ट्रेपेजियम का एरिया यदि हम देखें तो एक तो है इसमें ट्राइंगुलर पोर्शन, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, और प्लस ये नीचे जो है रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो ट्राइंगल BAD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC है या नहीं। इन ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, ये ट्राइंगुलर पोर्शन है BAD, ठीक है, और ADCOA ये हो गया रेक्टेंगल। तो इन दोनों का जो एरिया का सम होगा वो इस ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर होगा, क्लियर। तो लिख देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABDCO क्या किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCOA, ठीक है, यही तो होगा। अब ट्राइंगल का एरिया आप जानते हैं, रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं, तो लिख लीजिए S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है इस ट्राइंगल का, AD है, किसके बराबर है AD, और हाइट क्या होगा BD। तो 1/2 क्या लिखेंगे, बेस AD इंटू हाइट कितनी है BD, AD इंटू BD इसका हाफ, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी ले लेंगे AD, और ब्रेड्थ कितनी ले लेंगे CD या DC, ठीक है, AD इंटू DC, ये इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगी, AD इंटू DC, ये इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगी। अब AD का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, BD का वैल्यू निकाला हुआ है, देखो AD कितना है T और BD कितना है B माइनस U, ठीक है, और DC का वैल्यू भी निकाला है, ये DC या CD U। तो इन सब की वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रख दें, रखिए, चलिए रखिए, समझ में आ रहा होगा आपको सबको। तो देयरफॉर S इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 1/2 AD का वैल्यू क्या है, AD का वैल्यू है T, ठीक है, इंटू BD का वैल्यू क्या है V माइनस U, प्लस AD T है, और DC क्या है, DC है आपका U, ठीक है। तो ये क्या लिखा जाएगा S इज इक्वल टू 1/2 T इंटू V माइनस U, और इसको U इंटू T लिख लो, U इंटू T, ठीक है। अब देखिए सिंस V इज इक्वल टू हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था ये, ठीक है, एज पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था ये, ठीक है।
तो यहां से v माइनस यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। देयरफॉर अब v माइनस यू की जगह 80 रख दो, s क्या हो जाएगा 1/2 t, v माइनस यू की जगह 80 रखो प्लस u t, ठीक है। और s इज इक्वल टू 1/2 t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस यू टी, ठीक है। और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, s इज इक्वल टू यू टी को पहले लिख लो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ गया क्या, रिलेशन बिटवीन पोजीशन, ये पोजीशन को, डिस्टेंस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो पोजीशन टाइम के बीच रिलेशन आ गया और यही क्या कहलाता है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पोजीशन टाइम रिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एस पोजीशन, डिस्टेंस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी टाइम को, तो पोजीशन और टाइम के बीच रिलेशन है ये, इसलिए। चलिए अब थर्ड निकाल लेते हैं। थर्ड क्या है, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है, जिसे और क्या कहते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसे कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं, ग्राफ का यूज करते हुए करते हैं। किसका यूज करते हुए करते हैं, ग्राफ का, ठीक है। ग्राफ का यूज करके कर लेते हैं। अब देखिए ग्राफ हमारा ये था ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका जो एरिया है ये ट्रेपीजियम है बेटा, ये क्या है, ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर आ रही है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एज पर यहां लिख दें, एज पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, दिस डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम, OABDCO, OABDCO, यही तो ट्रेपेजियम है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को आपने S लिख दिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 ये OC इंटू सम ऑफ OA एंड BC, देखो ट्रेपीजियम क्या था हमारा, मैं यहाँ ट्रेपीजियम बना देता हूँ। जो हमारा ट्रेपीजियम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आ रहा है, इस टाइप का ट्रेपीजियम आ रहा है बेटा, इस टाइप का ट्रेपीजियम आ रहा है। और ये पॉइंट था A, O, C, B, यही था। और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो पैरेलल आर्म्स हैं उनका सम होता है, ये OA और BC, OA प्लस BC, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों पैरेलल आर्म्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, OC, यही तो होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यही होता है, क्या होता है, जो पैरेलल आर्म्स हैं, देखिए ये दो पैरेलल आर्म्स है, एक पेन ये रख दिया मैंने, ये पैरेलल आर्म है, ये दूसरा पेन रख दिया, ये दोनों पैरेलल आर्म्स हैं। तो दोनों पैरेलल आर्म्स का सम, ठीक है, OA प्लस BC, और फिर इन दोनों पैरेलल आर्म्स के बीच का डिस्टेंस OC, इनका हाफ, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 1/2 OA का वैल्यू कितना है, OA हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, U है। और BC का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है,
वी सी इज बी। देखो वी सी इज बी, ऑलरेडी ऊपर देखिए आप, वी सी इज बी। वी सी जो हमने निकाला हुआ है ये वी सी बी के बराबर है। देखो वी सी या सी वी के बराबर है, निकाला हुआ है। ठीक है, और ओ सी किसके बराबर है? टी के बराबर है। ओ सी किसके बराबर है? टी के बराबर है। ठीक है, यहां तक तो ये वैल्यू आया एस का। ठीक है, नाउ अगेन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करो। क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहां से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आएगा, और यहां से t यदि मैं निकालूं तो v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये v और u में अंतर करना आप लिखने में। तो t की ये वैल्यू आ गई, देयरफॉर t का ये वैल्यू आप यहां पे रख दो। t का ये वैल्यू आप यहां पर रखो, तो t का वैल्यू रखोगे आप तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 ये u प्लस v। ठीक है, और t की जगह क्या रखें? v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? इसको और रीअरेंज कर लो, इस u प्लस v को v प्लस यू भी तो लिख सकते हैं, है या नहीं? और v माइनस यू, और ये a जो नीचे आ रहा है इसको 2 के साथ लिख लो। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस वी। a की जगह v है और v की जगह b की जगह u है, तो a प्लस बी ए माइनस वी का फॉर्मूला यहाँ पर फिट करो, तो ये लिखा जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ गया नहीं? a प्लस बी ए माइनस बी मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है, उससे हमने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2as इज इक्वल टू क्या आ गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, या फिर इसको लिखें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसे लिख दो। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, यू स्क्वायर को इधर ले जाएं ट्रांसफर करके, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, और ये किसके बीच का रिलेशन है? ये पोजीशन s और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है। इधर तो वेलोसिटी है और इधर पोजीशन है, तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तो इस तरीके से इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को आपको लर्न रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं और वो हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा बता दी, और 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्विकली हम देख लें क्या क्या बताया मैंने आपको। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन बताया। ठीक है, फर्स्ट बताया था ये। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताया था। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको याद रखनी है। अब v तो आप जानते हो फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है? टाइम है, a क्या है? एक्सिलरेशन है। ऐसे इसमें s क्या है? डिस्टेंस है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है? टाइम है, a क्या है? एक्सिलरेशन, t क्या है? टाइम है, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सिलरेशन, s क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, चलो अब कुछ प्रश्न करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, प्रश्न ले लेते हैं। ये है प्रश्न, एग्जाम्पल 8.5 पहले मैंने लिया है। क्या है इस एग्जाम्पल में? देखिए एग्जाम्पल 8.5, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन कहाँ से स्टार्ट होती है? रेस्ट से, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। अटेन से वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, और 5 मिनट के अंदर उसने कितनी स्पीड वेलोसिटी अटेन कर ली, प्राप्त कर ली? 72 किलोमीटर पर आवर। अज्यूमिंग दैट द एक्सिलरेशन इज यूनिफॉर्म, मान लीजिए कि एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म है, तो फाइंड द एक्सिलरेशन नंबर 1। नंबर 2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो देखिए ये है ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेन है बेटा, ये क्या है? ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है।
अब ये रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब कुछ समय के बाद मतलब 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड जो है, इस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाती है? 5 मिनट के बाद इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 0 नहीं रहती, कितनी रह जाती है? 72 किलोमीटर पर आवर, इतनी हो जाती है। ठीक है, अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलें तो 72 इंटू 5/18, इससे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल दें तो 18 4 जा 72, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। 5 मिनट के बाद इतनी स्पीड ये ट्रेन पकड़ लेगी और शुरू में 0 थी। ठीक है, तो एक्सिलरेशन कितना था? तो पहला क्वेश्चन जो है एक्सिलरेशन कितना था, तो एक्सिलरेशन ए बराबर क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है। ठीक है या नहीं, यही होता है। या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखते हो और फिर इससे ए का वैल्यू ये आ जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी कितना है? 20, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 20, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, और टाइम कितना है बेटा? 5 मिनट है। सेकंड में बदलो क्योंकि वेलोसिटी हमने सेकंड में बदली है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 300 सेकंड आ गया। कितना टाइम आ गया? 300 सेकंड आ गया, तो यहाँ लिख दिया 300। अब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सिलरेशन आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सिलरेशन कितना आ गया? एक्सिलरेशन आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक्सिलरेशन आ गया किसका? ट्रेन का। अब दूसरा क्या पूछ रहा है वो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। अब सोचो कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है डिस्टेंस निकालने के लिए। तो आप चाहे सेकंड का यूज कर लो चाहे थर्ड का यूज कर लो। सेकंड का यूज करोगे ना तो उसमें टाइम की जरूरत है, टाइम तो है चलो हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सिलरेशन भी हमने निकाल लिया। चाहे सेकंड का यूज कर लो चाहे थर्ड का। ठीक है, तो मैं थर्ड का यूज कर लेता हूँ, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम क्या लिखते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ऐसे लिखते हैं। ठीक है या नहीं, ये लिखते हैं। अब यहाँ से s क्या आ जाएगा पहले तो ये देख लो, s इसको सॉल्व करूँ इक्वेशन को तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a ये आएगा, और यही s डिस्टेंस ही तो निकालना है। अब v कितना है? फाइनल वेलोसिटी 20, होल स्क्वायर है स्क्वायर ये, और u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये हो गया अपॉन 2, a कितना आया? 1/15। ठीक है ना, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 इंटू 20 400 आ जाएगा, माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, और ये 15 भी ऊपर चला जाएगा नीचे से, और नीचे 2 बचेगा, और ये 2 से 400 कैंसिल होगा 200 बार, तो ये कितना आ गया? 3000। कितना आ गया? 3000 मीटर। ये कितनी डिस्टेंस आ गई? 3000 मीटर, या फिर किलोमीटर में लिखना चाहें तो 3 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस चली जाएगी ट्रेन। कितना? 3000 मीटर या 3 किलोमीटर डिस्टेंस चली जाएगी कौन? ट्रेन। कितने समय के बाद चली जाएगी? 5 मिनट के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करके क्या निकाल सकते हैं? एक्सिलरेशन या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए और सवाल करते हैं। ये सवाल है एग्जाम्पल 8.6 एनसीईआरटी से लिया है मैंने। ये भी क्या कह रहा है सवाल? ए कार एक्सिलरेट्स, एक कार है जो कि एक्सिलरेट होती है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, यानी वो कार जो है इतनी स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है कितने समय में? 5 सेकंड में। तो इसका मतलब जो गिवन है वो लिख लो पहले तो, गिवन दैट। ठीक है भाई, ये कार है, ये कार है, ये कार है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? u कितना था? 18 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलें तो 18 इंटू 5/18 यानी 5 मीटर पर सेकंड, यही तो आएगा। u का वैल्यू आ गया, इनिशियल स्पीड कार की इतनी आ गई। ठीक है, अब ये 5 सेकंड में, 5 सेकंड के बाद t इज इक्वल टू 5 सेकंड के बाद ये कार दूसरी जगह पहुंच जाएगी, और इसकी जो स्पीड है कार की वो अब कितनी हो जाती है? v फाइनल स्पीड को लाएगी वो 36 किलोमीटर पर
आवर हो जाती है। इसकी स्पीड कितनी हो जाती है बेटा? 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अब इसको सॉल्व करूं तो मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 2 जा 36 यानी 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ये फाइनल स्पीड आ गई कार की, ये इनिशियल स्पीड और ये टाइम। अब क्या पूछ रहा है वो? द एक्सिलरेशन। नंबर 1 क्या पूछ रहा है? एक्सिलरेशन। तो पहला गिवन क्या है? इनिशियल स्पीड ऑफ कार कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड ऑफ कार कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम दे रखा है कितना? 5 सेकंड। ठीक है, तो पहला एक्सिलरेशन कितना है कार का? एक्सिलरेशन ऑफ कार तो किससे निकलेगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, u प्लस ए टी, ये जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहां से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो यहां से a बराबर क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है या नहीं? तो v का वैल्यू कितना है? 10, u का वैल्यू कितना है? 5 मीटर पर सेकंड में है, और t का वैल्यू 5, तो कितना आ गया है? 5/5 यानी 1, यानी a का वैल्यू कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सिलरेशन है कार का, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कार ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, यानी 5 सेकंड में कार कहाँ चली गई? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ये निकालने के लिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार तो हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। किससे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो u का वैल्यू हमारे पास कितना है? 5, और t का वैल्यू कितना है? 5 प्लस हाफ a का वैल्यू कितना निकाला हमने? 1, t का वैल्यू कितना है? 5 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 5 5 जा 25, और ये 25/2 आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो 25 और 25 में 2 से डिवाइड करेंगे 12.5। ठीक है, ये आ जाएगा 37.5 क्या? मीटर। यानी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी कार, 37.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। ठीक है, इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एग्जाम्पल 8.7। एग्जाम्पल 8.7 एनसीईआरटी से ही लिया है मैंने। द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार, ब्रेक अप्लाई किए कार में, तो उसमें एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हुआ। एक्सिलरेशन ना प्रोड्यूस होकर के क्या प्रोड्यूस होता है? आप जब ब्रेक लगाते हो तो रिटार्डेशन, डी एक्सिलरेशन। कितना? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन यानी डी एक्सिलरेशन की बात हो रही है, रिटार्डेड मोशन की बात हो रही है। तो इतना एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है कार में ब्रेक अप्लाई करने से। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, यदि कार 2 सेकंड में स्टॉप होती है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, यानी ब्रेक लगाने के 2 सेकंड बाद कार स्टॉप हो जाती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी ब्रेक लगाने के बाद कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये पूछ रहा है। तो ये देखिए, ये कार है बेटा, और इसकी जो एक्सिलरेशन है, इसका जो एक्सिलरेशन है कार का वो है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ब्रेक अप्लाई किया और इस डायरेक्शन में, ये कार जा रही थी इस डायरेक्शन में, और ब्रेक अप्लाई किया, एक्सिलरेशन जो लगाया इस अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में कार क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। कार स्टॉप हो जाने का मतलब इसकी स्पीड 0 हो जाती है, फाइनल स्पीड 0 हो जाती है। ये फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फाइनल स्पीड 0 हो जाती है कार की। ठीक है, क्लियर है। अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की ये हमें पता करना है। तो डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। तो पहले तो मुझे इनिशियल स्पीड रेस्ट में आ गई तो फाइनल स्पीड तो 0 हो गई, लेकिन इनिशियल स्पीड क्या होगी वो भी तो पता होना चाहिए, तभी तो डिस्टेंस निकलेगी। तो पहले इनिशियल स्पीड निकाल लें यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। ठीक है, अब यहां से u इनिशियल स्पीड क्या आ जाएगा? v माइनस ए टी, ये आ जाएगा। अब v क्या है? फाइनल वेलोसिटी 0 है। a क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
अब ये जो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये कैसे आएगा बेटा, ये नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है एक्सिलरेशन। ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ए की जगह -6 लेना पड़ेगा। और टी कितना है 2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 6 जा 12 माइनस के, और ये माइनस प्लस कर देगा तो 12 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल स्पीड आ गया कार का इनिशियल स्पीड आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं, कार के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार कितना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे निकाल लें तो s का वैल्यू कितना होगा, u का मतलब 12 और t का मतलब 2 प्लस हाफ, a का मतलब क्या है -6, a का मतलब -6 और t स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, s इज इक्वल टू 12 2 जा 24 और ये माइनस है तो 2 से ये -6 कैंसिल होगा तो -3 और 2 का स्क्वायर 4, तो -3 इंटू 4 कितना आ जाएगा -12, यानी कितना आ गया 12 मीटर। यानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की कार ने, 12 मीटर। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। ब्रेक लगाने के बाद 12 मीटर डिस्टेंस चली गई कार। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं कार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं मैंने, पेज नंबर 109 पर कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस कहाँ से स्टार्ट होती है, रेस्ट से। मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। तो ये देखिए, ये है एक बस, ये क्या है, बस है। ठीक है, ये रेस्ट से स्टार्ट होती है यानी इसकी इनिशियल स्पीड 0 है। ठीक है, और ये चलती है किस एक्सिलरेशन के साथ, मूव्स विद एक्सिलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितने समय के लिए चलती है, 2 मिनट। तो 2 मिनट को पहले सेकेंड में बदल लो, 2 इंटू 60 तो 120 सेकेंड आ गया। ठीक है, 120 सेकेंड आ गया। और उसके बाद में ये बस जो है यहाँ कहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, तो कितनी स्पीड इस बस को मिली, यानी v निकालना है, फाइनल स्पीड कितना होगा बस का, ये हमें पता करना है। तो ए पॉइंट करने के लिए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएगा ये। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v निकालना है। u क्या है 0 और a क्या है 0.1 और t क्या है आपका 120। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 तो 0 हो ही गया और इसको 1/10 लिख सकते हैं 0.1 को इंटू 120। 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 12। यानी जो फाइनल स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकेंड आ गई। फाइनल स्पीड कितनी आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड। यानी कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगी बस, 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड एक्वायर कर लेगी। कितने मिनट सेकेंड में, 120 सेकेंड या 2 मिनट में इतनी स्पीड एक्वायर कर लेगी। बी क्या पूछ रहा है वो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बी में पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी 2 मिनट में। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस। ठीक है, तो कौन आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लो, क्योंकि इनिशियल स्पीड है, टाइम हमारे पास है और एक्सिलरेशन भी है, तो सेकंड इक्वेशन का यूज कर लो, चाहे थर्ड इक्वेशन का यूज कर लो। तो s इज इक्वल टू मैं सेकंड का यूज कर लेता हूँ, हाफ ए टी स्क्वायर। तो u क्या है 0 और t क्या है 120 सेकेंड प्लस हाफ a क्या है 0.1 और t क्या है 120 सेकेंड होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो ये तो 0 आ गया पहला, प्लस ये 0.1 हटाओगे तो 1/20 हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो। ठीक है, और ये 120 इंटू 120 यही तो होगा। अब इससे एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया
12 6 जा 72, 720 मीटर। कितना आ गया एस का वैल्यू 720 मीटर। इतनी डिस्टेंस चली जाएगी बस कितने मिनट में, 2 मिनट में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल भी मैंने एनसीईआरटी से लिया है, वो सी इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अब फिर ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जानते हो ब्रेक लगाने के बाद एक्सिलरेशन माइनस होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि मोशन के अपोजिट लगता है, इसलिए नेगेटिव लिया है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन कितनी दूर चली जाएगी, तो ये निकालना है। तो बेटा ये ट्रेन है आपकी, ठीक है, ये ट्रेन मान लो, ये ट्रेन है, ठीक है, 2 डब्बे की एक ट्रेन है, 2 बोगीज की। अब इस ट्रेन, ये जो ट्रेन है ये कितने स्पीड पर चल रही है, यानी यू दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो तो 5/18, इसी से तो बदलेगा, 18 5 जा 90, तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। ये स्पीड आ गई कार की, वो सॉरी ट्रेन की, ठीक है। अब ब्रेक अप्लाई किए तो कितना एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो गया, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हाउ फार ट्रेन विल गो, यानी एस निकालना है मुझे। क्या निकालना है, एस निकालना है। तो कैसे निकाल सकता हूँ इसमें, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो डिस्टेंस होता ही नहीं है, तो वो तो ऐसे नहीं लगेगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ut + ½ at स्क्वायर है, तो t नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं लगेगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेते हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर + 2as, यही तो होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से s क्या आ जाएगा, v स्क्वायर - u स्क्वायर अपॉन 2a। सॉल्व कर सकते हैं इसको ऐसे। तो s निकालो। अब v क्या है, जब रेस्ट में आ जाएगी ट्रेन, कह रहा है कि एक्सिलरेशन इतना लगाने पर ट्रेन रेस्ट में कब आ जाएगी, यानी फाइनल स्पीड तो ट्रेन की 0 होगी। फाइनल स्पीड कितनी होगी बेटा, 0 होगी। v कितना होगा, फाइनल स्पीड 0 होगी, तो 0 स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस u क्या है 25 होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2, a का मतलब माइनस के 0.5, यही तो हुआ, माइनस के 0.5। अब देखो सॉल्व करो इसको, s इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और ये माइनस आएगा, 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625, अपॉन ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे जाएगा, 2 × 5/10 ये आएगा, विद नेगेटिव साइन आएगा या नहीं, नेगेटिव साइन है यहाँ, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। और देखो 5 से ये 10 कैंसिल हुआ, 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, नीचे वाला खत्म हो गया, 625 मीटर आ गया। यानी ट्रेन कितना मीटर चली जाएगी, 625 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ब्रेक लगाने के बाद, ठीक है, लगभग आधे किलोमीटर से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है ये भी मैंने एनसीईआरटी का पेज नंबर 110 पर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिया है। एक ट्रॉली है, वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सिलरेशन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे ये है, ये जो प्लेन है ना बेटा, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ एक ट्रॉली है, ये मान लीजिए ये ट्रॉली है, क्या है ये, ट्रॉली, ठीक है। ये नीचे की तरफ जा रही है, गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन ही तो है, एक तरफ से ऊंचा उठा हुआ है, एक तरफ से नीचा है। इंक्लाइंड प्लेन पर ये ट्रॉली जा रही है और कितना एक्सिलरेशन के साथ, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सिलरेशन है। तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी निकालनी है, यानी फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, v पता करना है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। और इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 होगी, ऊपर से जब जर्नी स्टार्ट करती है तो इनिशियल तो 0 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो फाइनल वेलोसिटी, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी में फाइनल वेलोसिटी है, u तो 0 है और a क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 3, ठीक है, टाइम कितना है 3, तो सिंपल सा ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड हो जाएगी 3 सेकेंड के बाद, इतनी स्पीड हो जाएगी ट्रॉली की। आसान सा सवाल है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 लिया है मैंने। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। एक रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 10 सेकेंड के बाद, स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद। तो मान लीजिए ये रेसिंग कार स्पीड में चलती है, आप जानते हो। ये रेसिंग कार है और इसका यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये कितनी डिस्टेंस चली जाएगी, यानी एस चाहिए मुझे, क्या चाहिए एस चाहिए, कितने समय के बाद 10 सेकेंड के बाद। 10 सेकेंड के बाद ये कहीं और पहुंच जाएगी ये रेसिंग कार, ठीक है। तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ठीक है, आफ्टर स्टार्ट, यानी u तो इसका 0 था, u तो इसका क्या है 0 है, और एक्सिलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस चाहिए। तो ये सोचो कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो डिस्टेंस ही नहीं होता। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए है टी है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाएगा ये, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u तो है 0 और t कितना है 10 सेकेंड, प्लस 1/2, a कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t कितना है 10 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आ गया डिस्टेंस, है या नहीं। तो s इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0, प्लस ये 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार, तो 2 इंटू 10 ये आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर है ना, तो 100 इंटू 2 यानी 200 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, कौन रेसिंग कार, ठीक है। कितने समय के बाद 10 सेकेंड के बाद 200 मीटर चली जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका जाता है एक स्टोन, एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंका जाता है, कितनी वेलोसिटी के साथ 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। इफ द एक्सिलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सिलरेशन उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है पत्थर का, और फेंका गया है ऊपर। व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन, कितनी ऊंचाई तक वो चला जाएगा स्टोन, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द देयर, और उस ऊंचाई तक पहुंचने में वो कितना समय लेगा। मान लीजिए ये व्यक्ति है बेटा, और इसने ये स्टोन है और स्टोन यहाँ फेंका, तो ये कितनी हाइट तक चला गया ये पता करना है, ठीक है। ये कितनी हाइट तक चला गया ये पता करना है, और दूसरा टाइम कितना लेगा ये पता करना है। हाइट कितनी है ये पता करना है, और टाइम कितना लिया ये पता करना है, ठीक है। तो हाइट मतलब डिस्टेंस पता करनी है। तो देखिए जब स्टोन ऊपर जाएगा तो फाइनल स्पीड इसकी 0 हो जाएगी। जब स्टोन ऊपर पहुंच जाएगा तो कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए स्टेशनरी पोजीशन में होगा। तो जब ऊपर पहुंच जाता है तभी तो निकालना है, तो फाइनल स्पीड तो 0 है। और किस स्पीड के साथ स्टोन को फेंका जाता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ, इस स्पीड के साथ फेंका जाता है। और एक्सिलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन एक्सिलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कौन, एक्सिलरेशन, ठीक है। तो ये देखो इस किससे निकल सकता है डिस्टेंस, हाइट, सो हाइट कवर्ड बाय स्टोन, फर्स्ट से तो निकलेगा नहीं क्योंकि उसमें डिस्टेंस नहीं है। सेकंड क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो u हमारे को दे रखा है, t हमारे को नहीं दे रखा, ठीक है।
और ए दे रखा है लेकिन टी नहीं है, तो इससे नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, तो फिर इसका यूज नहीं कर सकते। तो फिर इसका यूज कर सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ जी, क्योंकि इससे देखो इसका तो यूज होगा नहीं, ये तो क्लियर है, इसको तो हटा दो। तो इससे एस आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो v है हमारे पास 0, u है हमारे पास 5 और a है हमारे पास, ठीक है, तो रख दो, हाइट आ जाएगी। s को मैं हाइट लिख लेता हूँ, यही तो हाइट होगी s। v क्या है 0 होल स्क्वायर माइनस u क्या है 5 होल स्क्वायर और 2a क्या होगा -10 होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ है। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया -25, ये तो 0 हो गया और नीचे -20 है या नहीं, -20। इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 5/4 और 5/4 का मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी इतना मीटर। यानी जो हाइट है, हाइट ये डिस्टेंस ही तो हाइट के बराबर होगा, s इज इक्वल टू h। तो हाइट h कितनी आ गई, कितने ऊंचाई तक जाएगा पत्थर, 1.25 मीटर ऊंचाई तक चला जाएगा पत्थर। अब कितना समय लेगा ये भी पता करना है ना, कितना समय लेगा, तो कितना समय लेगा पत्थर ऊंचाई तक जाने में, तो टाइम निकालना है, कितना समय वो लेगा ऊंचाई तक जाने में। तो नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से t आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, यही तो आएगा। तो v तो है आपका 0 और u कितना है, u देखो कितना है, u है 5 और t कितना है, t निकालना है और a कितना है -10, तो u कितना है 5 और a कितना है -10। तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/10 यानी 1/2 यानी 0.5 सेकेंड। इतने समय के बाद वो उतनी ऊंचाई पर चला जाएगा, टाइम टेकन बाय स्टोन, तो ये टाइम आ जाएगा 0.5 सेकेंड। तो यहाँ से स्टोन यहाँ कितनी देर में चला जाएगा, 0.5 सेकेंड में। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, कितनी हाइट तक जा रहा है, 1.25 मीटर हाइट तक जा रहा है। इस हाइट तक पहुंचने में स्टोन को कितना समय लग रहा है, 0.5 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, आधा सेकेंड लग रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर की हाइट से एक बॉल को नीचे गिराया जाता है, ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यदि इसकी इस वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इस रेट से, यानी ये एक्सिलरेशन दे रखा है, ठीक है, और ये हाइट दे रखी है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी के साथ बॉल ग्राउंड से टकराएगा, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, और किस समय के बाद टकराएगा। मान लीजिए यहाँ से बॉल फेंकी गई, ये बॉल फेंकी गई और बॉल ये ग्राउंड सरफेस है और ये बॉल कितनी हाइट पर है, इस बॉल की हाइट है h इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर हाइट से इस बॉल को नीचे गिराया गया। अब ये यहाँ नीचे जब जमीन से टकराएगी, एक्सिलरेशन कितना है इसका, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस एक्सिलरेशन के साथ गिराया गया। तो ये जब ग्राउंड से टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पता करना है, फाइनल वेलोसिटी, और कितने टाइम के बाद टकराएगी ये पता करना है। तो इनिशियल स्पीड तो मैं 0 मान लूंगा, कितनी मान लूंगा, 0, ठीक है। तो देखो ये किससे निकल सकता है, पहले तो डिस्टेंस निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में तो डिस्टेंस होता नहीं है, ठीक है, और सेकंड में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो t नहीं है। थर्ड में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे हो जाएगा यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे आपको सोचना है कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है,
तो इससे लगा लो, s की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है या नहीं? तो v कितना है? v तो हमें पता करना है, v तो हमें पता करना है, तो ये मैंने गलत लिख दिया, v हमें पता करना है। ठीक है ना, v पता करना है, तो इसको इस तरीके से ना लिखें, आपको इसी इक्वेशन से काम चल जाएगा। ये जो लिखा है यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस 2a कितना है 10, नीचे की तरफ ही आ रही है बॉल और एक्सिलरेशन भी नीचे ही है तो पॉजिटिव आएगा, और s कितना है 20, s कितना है 20। तो इसको सॉल्व करूं तो 20 इंटू 20 यानी 400, ये v स्क्वायर का वैल्यू आया। तो v का वैल्यू क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 400 स्क्वायर रूट लेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड। ये v इस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड से टकराएगी बॉल। एंड टाइम किस टाइम पर टकराएगी? टाइम निकालने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे निकाल सकते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो t इज इक्वल टू v क्या है 20, u क्या है 0 और a क्या है आपका 10, तो कितना आ गया 2, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इतने समय के बाद वो ग्राउंड से जाके टकराएगी और किस वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल, एक सवाल पहले और रह गया था, मैं उसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ इसमें डिस्कशन में। हमने पिछले लेक्चर में भी एक सवाल छोड़ दिया था कि जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उस समय करेंगे, तो ये सवाल था बेटा, ये सवाल भी हम कर लेते हैं यहाँ पर। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और एक्सिलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक्सिलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? तो क्या गिवन है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो u इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जाती है, कांस्टेंट रेट एक्सिलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दे रखा है कितना 8 सेकेंड, ये सब दे रखा है। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी s निकालना है। ठीक है, तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u क्या है 0 और टाइम क्या है 8 प्लस हाफ a कितना है 3 और t कितना है 8 होल स्क्वायर। ठीक है, ये s आया, तो s इज इक्वल टू ये हो गया 0 और इसको देखें तो प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8 और ये 2 से कैंसिल होगा 4 3 जा 12 8 जा 96, यानी 96 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी कौन मोटर बोट, 96 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी कौन मोटर बोट, कितने टाइम में 8 सेकेंड में। ठीक है, तो ये सवाल भी इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। अब इसमें आपको उसी ग्राफ का यूज करना पड़ेगा। ये ग्राफ मैंने रफली बनाया तो है, लेकिन हमें बुक वाला ग्राफ यूज करना पड़ेगा। देखो ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है 8 नंबर का, दिखाई दे रहा है आपको? क्या कह रहा है, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन दिस फिगर। ठीक है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में कार कितनी ट्रेवल करेगी। तो देखो पहले 4 सेकेंड में कार कितनी ट्रेवल करेगी, तो एरिया जो कवर होगा 4 सेकेंड में, वो मैं जो ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यही वाला तो एरिया कवर होगा पूरा, ये वाला एरिया कवर हो जाएगा, ये वाला एरिया कवर हो जाएगा। अब इस एरिया में कितने स्क्वायर्स हैं ये हमें गिनने पड़ेंगे पहले तो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, है ना, 59, ये वाला 59, ठीक है, 59 और ये वाला 60। 60 तो ये हो गए पूरे पूरे। और एक देखो ये वाला लेना है, आधे से जो कम है उसको नहीं लेना है, इसको लेना है 1, और देखो इसको लेना है 2, और इसको लेना है 3 और 4। ठीक है, तो 60 पूरे और 4 हाफ हैं, ठीक है ना, 60 पूरे हैं और 4 हाफ हैं। तो 60 पूरे हैं 4 हाफ हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। 60 पूरे हैं, 60 डिविजन्स तो पूरे हैं और 4 हाफ हैं, 4 हाफ हैं, और 60 फुल हैं, ये लिख लिया मैंने, 60 फुल और 4 हाफ, ठीक है। अब देखो एक डिवीजन कितने के बराबर है ये भी देखना पड़ेगा। तो देखो 0 से 2 में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 0 से 2 टाइम 5 है, और 0 से 2 स्पीड में 1 2 3, यानी 0 से 2 स्पीड और 0 से 2 टाइम, तो 5 इंटू 3 15 है। 15 जो ये खाने हैं, 15 जो स्क्वायर्स हैं उनका एरिया कितना होगा, 2 इंटू 2, यही तो होगा, 2 इंटू 2। 15 स्क्वायर्स का जो एरिया होगा, 15 स्क्वायर्स का एरिया 2 इंटू 2 होगा। भाई 2 तो स्पीड हो गई और 2 टाइम हो गया, तो 2 इंटू 2/2 में कितने स्क्वायर्स हैं, 4, 2/2, 15 स्क्वायर्स हैं। तो 1 स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 4/15। 1 स्क्वायर का मतलब कितना एरिया हो जाएगा, 4/15, 1 स्क्वायर का एरिया, ठीक है। ये 1 स्क्वायर का एरिया होगा 4/15। समझ में आ गई बात। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए 60 फुल हैं और 4 हाफ हैं, 60 फुल हैं 4 हाफ हैं, तो हम करेंगे 4/15 इंटू 60 प्लस, और 4 हाफ हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/15 इंटू 2, ऐसे ही तो करेंगे। तो ये हो जाएगा 8/15, ठीक है, 8/15 तो ये हो गया, ठीक है। ये आप 6 निकलेंगे, वैसे इसमें 6 निकलेंगे तो 3 आएंगे। ये काउंटिंग आप करना बेटा, ये 6 आएंगे, मैंने पहले काउंटिंग किया था, अभी देख लेना। तो 3 आएगा, ये 3 से 5, 3 5 जा 15, और 15 से ये 4, तो ये 16 आ गया प्लस, और ये कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, 0.8, यानी 16.8, 16.8 ये क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। हाउ फार, कितना मीटर डिस्टेंस चला जाएगा, 16.8 मीटर। समझ में आ गई बात, 16.8 मीटर डिस्टेंस चला जाएगा। ये कैसे निकाला, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिने। भाई जो हाफ हैं वो तो आधे हो जाएंगे, और जो आधे से कम है उनको काउंट नहीं करना है, जो फुल है उनको तो काउंट करना है। जो फुल है वो 60 है और हाफ है इसमें 6, तो 60 और एक स्क्वायर, 15 स्क्वायर का एरिया हमने निकाल लिया। 15 स्क्वायर का एरिया कितना है, 4, और ये एरिया स्पीड और टाइम का एरिया क्या बताता है, डिस्टेंस को, यानी 15 स्क्वायर का मतलब कितना डिस्टेंस, 4 मीटर। तो 1 स्क्वायर का मतलब कितना डिस्टेंस, 4/15। तो 60 डिवीजन का 4/15 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4/15 को मल्टीप्लाई किया 3 डिवीजन से, ठीक है, यानी तो ये 16.8 मीटर डिस्टेंस आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है, पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, अब इसको शेड कर देना, ये पूरा एरिया शेडेड हो जाएगा, यही तो होगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, बी पार्ट क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। अब देखो जरा यूनिफॉर्म मोशन में देखो 0 से 2 तो कर्व्ड आ रहा है, तो यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। 4 तक भी कर्व है, 4 से 6 में भी कर्व्ड है, फिर 6 से 10 तक, 6 से 10 देखो, 6 से 8 और 8 से ये देखिए आगे तक, 6 से आगे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो
यूनिफॉर्म मोशन कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड से और जो आगे तक का समय है 10 सेकेंड तक, वो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। कौन? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कार जो है 6 सेकेंड से 10 सेकेंड तक यूनिफॉर्म मोशन में रहती है, बाकी उससे पहले नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को बेटा हल करना है। चलिए कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल। बताइए कौन सी सिचुएशंस पॉसिबल है एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। ठीक है, इसका हमें एक चलिए बात कर ही लेते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सिलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल। यस इट इज पॉसिबल। अब आप कहेंगे सर कैसे? बेटा देखो, ये बॉल है, ठीक है। इस बॉल को मैंने फेंका ऊपर की तरफ और ये बॉल यहां पहुंच गई, ठीक है। जब ये बॉल हाइट पर पहुंच जाती है तो इसकी स्पीड तो होती है जीरो, होती है ना, वेलोसिटी जीरो, लेकिन इसका एक्सिलरेशन जी के बराबर होता है, नीचे की तरफ लगता है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सिलरेशन होता है। अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना इसको, इतना एक्सिलरेशन से। तो देखो कांस्टेंट एक्सिलरेशन है लेकिन वेलोसिटी जीरो है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट पर जाकर के उसकी स्पीड वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, लेकिन उसके पास एक्सिलरेशन रहता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। तो ये सिचुएशन पॉसिबल है और ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सिलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। यस पॉसिबल। यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। तो ऐसा कब हो सकता है बताओ? ऐसा कब हो सकता है? ऐसा हो सकता है सर्कुलर मोशन में। किसमें हो सकता है? सर्कुलर मोशन में। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो इसकी स्पीड तो देखो, डायरेक्शन, स्पीड का जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो लगातार बदलता है। डायरेक्शन बदल रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ठीक है, तो स्पीड तो यूनिफॉर्म है, ठीक है, लेकिन एक्सिलरेशन होता है, इसका एक्सिलरेशन यहाँ पर इस डायरेक्शन में होता है। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन कहते हैं बेटा इसको। सेंटर की तरफ लगता है, ये सेंटर की तरफ लगता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका एक्सिलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। ठीक है, डायरेक्शन बदलती है। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन में होता है। सी पोजीशन क्या है? सी सिचुएशन पॉसिबल है क्या? एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सिलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अभी बताया ना मैंने, सर्कुलर मोशन में इसी यही एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, विद एन एक्सिलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया। तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट था तो एक्सिलरेशन इस तरफ था, तो एंगल कितना आया? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर हुआ, यहाँ जब आया तब भी एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ भी एक्सिलरेशन इस तरफ होगा, यहाँ भी एक्सिलरेशन इस तरफ होगा, यहाँ भी एंगल कितना है? 90 डिग्री, और यहाँ भी एक्सिलरेशन इस तरफ होगा। सेंटर की तरफ एक्सिलरेशन होता है और एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब एक्सिलरेशन परपेंडिकुलर होता है। तो इसका क्या हो गया? सर्कुलर मोशन में ऐसा पॉसिबल है, सर्कुलर मोशन में पॉसिबल है। ठीक है, यस पॉसिबल, ये आंसर हो जाएगा। और कब पॉसिबल है? इन सर्कुलर मोशन, और ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई जो है कुछ एग्जांपल्स की, जो सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें और है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ये भी हम थोड़ा सा जान लें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलती है, ठीक है, तो हम कहते हैं, देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी बदलता है तो हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट हो रहा है, यही कहते हैं ना। व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी वी से दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सिलरेटेड।
ठीक है। अब चेंज इन जो वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की वजह से हो सकती है। भाई जब वेलोसिटी में चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो हम क्या कहते हैं कि एक्सिलरेटेड मोशन है। कैसी मोशन है? एक्सिलरेटेड मोशन। क्लियर। अब ये चेंज इन वेलोसिटी जो है दो बातों से हो सकती है। पहला तो मैग्नीट्यूड बदल दो, मैग्नीट्यूड बदल करके क्या वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है? यस। दूसरा, डायरेक्शन बदल दो। क्या बदल दो? डायरेक्शन बदल दो, तो वेलोसिटी बदल जाएगी, तो वेलोसिटी बदल जाएगी। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें मैग्नीट्यूड को नहीं बदलें और डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदल जाए? मैग्नीट्यूड ना बदले लेकिन डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदल जाए, ऐसी कोई सिचुएशन है? यस। देखिए, जब हम कोई एथलीट है, मान लीजिए इस तरीके से इस ट्रैक पर दौड़ रहा है, ये एथलीट है, ये ए से बी गया, ए से बी गया और बी से सी गया, बी से कहाँ गया? सी गया, सी से डी गया और फिर डी से ए पर आया। तो इसमें देखिए, जब भी ये मुड़ेगा ना बेटा, जब इन कॉर्नर्स पर 4 बार इसको मुड़ना पड़ेगा, और जब ये 4 बार मुड़ेगा, 4 कॉर्नर्स हैं तो 4 बार मुड़ना पड़ेगा। इसका मतलब इसको अपनी जो वेलोसिटी है वो 4 बार बदलनी पड़ेगी, 4 बार बदलनी पड़ेगी। ठीक है या नहीं? किसके लिए बदलनी पड़ेगी? देखिए, 4 बार इसलिए बदलनी पड़ेगी क्योंकि जो एथलीट है उसको यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ना है। तो यदि स्पीड को कांस्टेंट रखना है तो उसको 4 बार अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें इस तरीके के ट्रैक की, इस टाइप का कोई ट्रैक है, ए बी सी डी ई एफ, कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में 6 बार आप जो है डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी एथलीट को, उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए। लेकिन मैं यदि और इस टाइप का एक पाथ ड्रॉ करूं, ये पाथ आपको समझ में आ रहा होगा किस टाइप का पाथ है, ये पाथ आपको समझ में आ रहा होगा किस टाइप का पाथ है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है। तो कितने कॉर्नर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऑक्टागन हो गया, यानी 8 बार उसको स्पीड बदलनी पड़ेगी, सॉरी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, पाथ उतना ही क्या हो जाएगा बेटा? सर्कुलर हो जाएगा। पाथ उतना ही क्या हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लेगा एथलीट, जितनी ज्यादा बार अपनी डायरेक्शन को बदलेगा, उसका पाथ उतना ही ज्यादा सर्कुलर होता चला जाएगा, उसका पाथ उतना ही ज्यादा सर्कुलर होता चला जाएगा। तो सर्कुलर मोशन ये हो गया। अब सर्कुलर मोशन ये था, यहाँ पर स्पीड का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर स्पीड का डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर स्पीड का डायरेक्शन ये है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है। यहाँ भी वो 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है मान लीजिए, और यहाँ भी वो 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, यहाँ भी वो 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, और यहाँ भी वो 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी बदल रही है। देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन बट देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में बिना चेंज किए हमने वेलोसिटी को बदल दिया। कैसे बदल दिया? कि उसके डायरेक्शन को बदल दो। यदि डायरेक्शन को बदल देंगे तो विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड वेलोसिटी बदल जाएगा। और ऐसा किस केस में पॉसिबल है? सर्कुलर मोशन में पॉसिबल है। तो ऐसा किस केस में पॉसिबल है? सर्कुलर मोशन में पॉसिबल है। तो सर्कुलर मोशन, इसका मतलब ये कैसा हो गया? जब वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सिलरेटेड मोशन होगी ना भाई। आपने कहा कि वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सिलरेटेड मोशन होता है। हमने कहा कि वेलोसिटी में चेंज करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलने चाहिए। और वेलोसिटी में ये भी हमने इससे बात पता कर लिया इन एग्जांपल से जो अभी मैंने दिया है एथलीट के। वेलोसिटी कैन चेंज विदाउट by changing only direction but not magnitude। बिना मैग्नीट्यूड को बदले डायरेक्शन को बदल करके हम वेलोसिटी बदल सकते हैं। ठीक है। और ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? एक्सिलरेटेड मोशन कहते हैं। So therefore this motion in which
in which velocity is changing is known as circular motion. क्या कहलाती है वो, सॉरी, is known as accelerated motion. कैसी मोशन कहलाती है? एक्सिलरेटेड मोशन. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन, जिसमें मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है. एक्सिलरेटेड मोशन जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, ध्यान रखिए. सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन इन विच ओनली change in direction takes place, but there is no change in magnitude. लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है. ठीक है, तो मान लीजिए सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, तो किस ये वेलोसिटी के वैल्यू निकालें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई r सरकमफ्रेंस के बराबर होगा. तो 2 पाई r और समय लग रहा है मान लीजिए t. तो इस तरीके से वेलोसिटी हम पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले से सर्कुलर मोशन में. ठीक है, क्लियर है. अब देखो एक एक्टिविटी और दे रखी है इसमें, वो भी हम डिस्कस कर लें थोड़ा सा. ये एक्टिविटी है, आपने बचपन में बहुत की होगी. ये एक कुछ कपड़े की बॉल बांध लीजिए एक रस्सी से, और एक रस्सी का दूसरा सिरा हाथ में पकड़ लीजिए, फिर उसको घुमाइए ऐसे. यदि पत्थर बांधोगे ना तो डेंजरस हो जाएगा, किसी के लग गया तो सिर फूट जाएगा, मर सकता है. इसलिए पत्थर वगैरह नहीं बांधना है, कपड़े की कोई गेंद बांधनी है. ठीक है, और होशियारी से करना है. यदि आप बिना सावधानी के करोगे तो किसी दूसरे की सिर को फोड़ दोगे या फिर खुद का सिर फोड़ लोगे. यदि यहीं ये हाथ को अपना रोक देगा तो ये जो बॉल है यहाँ सिर पे आके लगेगी सेंटर पर, क्योंकि एक्सिलरेशन इसका सेंटर की तरफ होता है. सर्कुलर मोशन है. तो इस तरीके से घुमाते हैं, घुमाया आपने. जब ऐसे इसको यहाँ से यदि छोड़ देगा तो ये यहाँ से इस तरफ जाएगा या नहीं. यदि ये स्टोन यहाँ होता तो इस तरफ जाता, यदि ये स्टोन यहाँ होता तो इस तरफ जाता, यदि ये स्टोन यहाँ होता तो इस तरफ जाता, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. तो ये एक्टिविटी आपने बहुत बार की होगी. ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है. और ये सर्कुलर मोशन फाइनली हम कह सकते हैं कि कैसी मोशन है? एक्सिलरेटेड मोशन है. ठीक है, एक्सिलरेटेड मोशन है जिसमें स्पीड नहीं बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है. इसका मतलब वेलोसिटी बदलती है, स्पीड नहीं बदलती, यानी मैग्नीट्यूड नहीं बदलता. स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड से है. स्पीड नहीं बदलती लेकिन क्या बदल जाती है? वेलोसिटी बदल जाती है. ठीक है, जब डायरेक्शन में चेंज होता है तो वेलोसिटी बदलती है, स्पीड नहीं बदलती, यानी मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है. तो ये एग्जांपल है. तो ये आज हमारा कंप्लीट होता है मोशन चैप्टर क्लास 9 का. आप इस वीडियोज को बार बार देखिएगा. अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. बहुत बहुत धन्यवाद.